हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल पोर्शन से। एंड ये तुम्हारा है चैप्टर सॉल्यूशंस। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस चैप्टर से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं अभी इस चैप्टर का। तो ये मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री का बटा हुआ होता है। एक तुम्हारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों पोर्शंस को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा बताया था तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में दैट ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है एंड यहाँ से काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर है तो ऑब्वियसली तुम इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करने वाले हैं। देखो एक क्विक सा यहाँ पे मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा तुम्हें। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ solute particles and not on the nature of solute। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे। यानी कि जैसे मान लो तुमने मिट्टी मिला दी या फिर रेत मिला दी, तुम कुछ भी ऐड करो, दोनों के नेचर पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ वहां पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। सो अब हमारे कोर्स में यहाँ पे 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि हैं, पहली रिलेटिव of vapor pressure, second is depression in freezing point, third is elevation in boiling point and D is osmotic pressure। यहाँ से मेथड याद देना, प्रॉपर्टी का नाम ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तुम्हारी यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं एंड इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी ये वाली है, बी वाली एंड सी वाली। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कभी कभी पूछ लेता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है बट कम आता है, बट ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा इसको छोड़ के चले आना। तो अब देख लेते हैं इनके फॉर्मूला जल्दी से। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया? यानी कि यहां पे ले लो ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर है वो माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन यहाँ पे ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो ये तो आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। एंड ये बराबर किसके होता है? ये तुम्हारा इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन के। तो ये तुम्हारा x, ये काई बेसिकली होता है, इस तरह बना होता है कुछ, ये है तुम्हारा काई सिंबल और ये मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं बताता है। तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? तुम बस मोल फ्रैक्शन निकाल लो अपने सॉल्यूट का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तुम्हारा हो जाता है सिंपल फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M यहाँ पे जो ये स्मॉल m है, ध्यान रखना इस वाले में और नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में भी, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मतलब तुम सॉल्यूट जब ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसमें जो स्मॉल m आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब जान लेना दिस इज मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी। एंड ये कंसेंट्रेशन पार्ट में पढ़ते हो इस चैप्टर की शुरुआत में तुम। मोलैलिटी ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ऐड करो, यही तुम्हारी क्या हो जाती है? मोलैलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बिकॉज ये कई न्यूमेरिकल्स में, मतलब जिस न्यूमेरिकल में भी ये तुमसे निकालने के लिए कहेगा वह मोलैलिटी ही तुम्हें गिवन होगा, डायरेक्टली दे सकता है या फिर इनडायरेक्टली तुम्हें इनमें से कुछ बता देगा, उससे तुम्हें निकालना होगा। नाउ इसके बाद अगला हमारे यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको कैसे निकाला जाता है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ कोई चेंज वेंज नहीं होता, सीधे सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT। यहाँ पे कैपिटल M है तो इस कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम इन लीटर्स, मतलब कितने लीटर यहाँ पे पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में तुमने यहाँ पे अपना सॉल्यूट ऐड किया है। तो मोलैरिटी कैपिटल M है और ये जो स्मॉल m दोनों फॉर्मूला लगा है मोलैरिटी है। इतना तुमको क्लियर होना चाहिए। नाउ अब यहीं पे एक आ जाता है वैन हॉफ फैक्टर एंड इसके बाद क्वेश्चन है, बता देता हूँ। एक तुम्हारा आता है वैन हॉफ फैक्टर। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात कर देता है कि मतलब कोई पार्टिकल था, तुमने ऐड किया उसको सॉल्यूशन में तो वो ब्रेक कर गया या फिर एसोसिएट करके उसने 2 आयंस मिलके या 2 पार्टिकल्स मिलके वहां पे एसोसिएट हो गए, ऐसा कुछ मान लो उसने कहा। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन में हम वैन हॉफ फैक्टर निकालते हैं और ये तुम्हारा होता है I। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, पहला तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PA अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये हमने देखा था मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो यहाँ पे I लग जाएगा इस जगह, बस यहाँ पे I लग जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड देखो, ये तुम्हारा था डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये हो गया था I KFM, ये तुम्हारा हो जाएगा I, यहाँ भी लग जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू, यहाँ भी I लगा दो, ये क्या था? KBM। ये तुम्हारा फॉर्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का और ये वाला फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। लास्ट तुम्हारा फॉर्मूला क्या था?
ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इज इक्वल टू, यहाँ था MRT और यहाँ पे लग जाएगा I। बस ये तुम्हारा वैन हॉफ फैक्टर के साथ वाले फॉर्मूले हो गए। तो इतने फॉर्मूला अगर तुम्हें आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि तुम इस वाले न्यूमेरिकल को लगा लोगे। तो चलो फर्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे PYQ से है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जहां पे जो डिटेल्स तुम्हें गिवन होती है वो तुम्हें ध्यान से समझनी है। कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं दैट देखो जो सॉल्यूट है हमारा वो NaCl है। ये जो सॉल्यूट है हमारा जो ऐड किया जा रहा है ये है NaCl और ये कितना गिवन है 5.85 ग्राम्स। और ये किस में मिलाया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट है एंड ये कितना है, ये तुम्हारा गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम में ही सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस एंड दिस इज -3.48 डिग्री सेल्सियस। अब सोच के देखो, पानी का जो प्योर वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्होंने कहा इसमें जब नमक मिला दिया गया पानी में, तो हम सबको पता है पानी में अगर तुम नमक मिला दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वही चीज तुम्हें यहाँ बताई है। तो -3.48 ये तुम्हारा -3.348 ये तुम्हारा डिक्रीज्ड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया नया वाला। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे वो ये कि यहाँ पे डेल्टा TF कितने का आया। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वाला हमारा कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये ज्यादा है, इसमें से माइनस कर दो -3.348 और कॉमन सेंस लगा के भी तुम बता सकते ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3.348। पॉजिटिव में ही आएगा बिकॉज तुमने डिफरेंस बताना है। दिस इज योर डेल्टा TF। ठीक है, कितना यहाँ पे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर। अब देखो वैन हॉफ फैक्टर ही तुमसे निकालने के लिए कह दिया है, आई का वैल्यू तुम्हें निकालना है। कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो चलो भाई देखते हैं आई पहले कैसे निकलेगा। देखो जिस चीज का तुम्हें यहाँ पे वैल्यू दे रखा है तो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे, उसी में आई का वैल्यू निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने तुम्हें डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या बताया, दैट इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। जो मेन हमारा फॉर्मूला था उसमें बस मैंने I लगा दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो बस I का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF M। निकालते हैं, चलो यहाँ पे हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF M। सारी वैल्यूज ध्यान से रखेंगे यहाँ पे बिकॉज कुछ चीजें अलग भी होती हैं। देखो डेल्टा TF का वैल्यू निकाल चुके हो, ये डायरेक्टली यहाँ पे रख दो, ये हो गया 3.348 ये हो गया। फिर I का वैल्यू यही तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो इसको अभी सब्जेक्ट बनाएंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद KF का वैल्यू देखो दे रखा होता है मोस्ट क्वेश्चंस में, यहाँ पे तुम्हें KF ऑफ वाटर यानी कि सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट जो तुम्हारा है ये तुम्हें दे रखा है 1.86। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1.86। ज्यादातर यहाँ पे यूनिट्स एक्यूरेट होंगे, केल्विन केजी पर मोल। फिर उसके बाद में यहाँ पे रखना है तुम्हें क्या, मोलालिटी। ध्यान रखना मोलालिटी क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया। मोलालिटी ये तो मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितने मोल्स में डिसॉल्व की, यही मोलालिटी होती है। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक ना, बिकॉज ये गिवन नहीं होगा तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली। तो यहाँ पे मोलालिटी का वैल्यू तुम्हें रखना है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोलालिटी का, ध्यान देना ये जो मोलालिटी है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, इससे हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय यहाँ पे केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू रख के हम यहाँ पे m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तुम चाहे तो इसको रफ वर्क में निकाल सकते हो, चाहे डायरेक्टली रख के निकाल सकते हो। तो जो वैल्यू यहाँ रखनी है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे गिवन वेट किसका, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तुम किसके निकाल रहे हो, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट का गिवन वेट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा NaCl, तो यहाँ पे रखा मैंने 5.85, ये हो गया हमारा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो NaCl का अब मॉलिक्यूलर वेट भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए यहाँ पे सब डिटेल्स दे रखी हैं, Na और Cl, इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा ऐड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, और 538 हो जाएगा 325, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 58.5। दिस इज दी
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ये हमने m रख दिया NaCl का। फिर इसके बाद डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है kg में, लेकिन तो सॉल्वेंट तुम्हारा है पानी, ये तुम्हें ग्राम में दे रखा है, तो इस ग्राम को क्या हमें kg में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा नीचे, ध्यान रखना m और ये आपस में मतलब ये नीचे आ जाएगा तो m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 100 ग्राम, इतना पानी तुमको दे रखा है, लेकिन हमको पानी ग्राम में नहीं चाहिए, हमको kg में चाहिए, तो डिवाइड बाय कर देंगे 1000। ये हमारा पानी का वजन आ गया 1000, मतलब मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो पानी का वजन हमारा kg में आ गया। अब बस जो कटे कैंसिल कर दो, यहाँ के 2 0, यहाँ के 2 0 कट जाएंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा बाद में, तो चलो इसको सॉल्व करो, आई का वैल्यू निकालो बस, ये हो जाएगा 3.348, 1.66 चाहो तो इधर डिवाइड में ले आओ, 1.86 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई, ये आ जाएगा तुम्हारा 5.85 डिवाइड बाय 58.5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10 ऊपर चला गया, ये 10 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से तुम पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 0 लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ i इज इक्वल टू इतना बचा, इसको तुम डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.8, तो यहाँ से i का वैल्यू हमारा आ गया 1.8, यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू हमने निकाल लिया। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद तुमसे एक चीज पूछी है, व्हाट विल बी द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। अब इसके लिए तुम्हें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए वैन हॉफ फैक्टर का। ये जो वैन हॉफ फैक्टर हमारा होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मली किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में मतलब मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तब उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, I का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमें पता है, हमसे पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल वाला मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको निकालते हैं, और I का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.8, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वाला हमें चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, I को भेज दो इधर, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइड बाय ये I इधर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला था, NaCl का कितना आया था, यहाँ पे हमने रखा भी था 58.5 NaCl का, तो इसको रख दो 58.5, और I का वैल्यू हमारा कितना आया 1.8। बस इन दोनों को तुम लोग डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा 32.5, और यूनिट क्या होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट का, ये हो जाता है ग्राम पर मोल, चाहे तुम पर मत लगाओ, मोल -1 लिख देना, वो भी ग्राम पर मोल होगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 32.5 ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, कि जब इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। सो यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रीड करते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे ध्यान से चीजें पढ़ना, 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 हमें इतना दिया है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां भी तुम्हें देखो सॉल्यूट का वेट दे रखा है, सॉल्यूट का मास दे रखा है, और इसके अलावा तुम्हें पानी में इसको मिलाया गया, पानी का भी तुम्हें मास दे रखा है। फिर आगे है बॉइल्स एट 100.0832, तो यहां से कॉमन सेंस लगाओ, पानी तुम्हारा 100 डिग्री पे बॉइल करता है, जब इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन बनाया गया तब इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ गया 0.0832 से, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस अब तुम्हें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सॉल्यूशन बॉइल करेगा। तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा, बट पहले फिलहाल अभी यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा, I का वैल्यू निकालना होगा। बेसिकली I की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला लगाओ और I का वैल्यू पहले निकाल लो। यहाँ तुम्हारा लगेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, क्यों, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, I KB, KF मत लिख देना, एक KB होगा और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, कैपिटल M मत लिखना, इसको तुम ही गलत कर दोगे वहां पे। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू हमें पता है वो सारी रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 100.0832 तक बढ़ के गया है, 100 डिग्री नॉर्मल होता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.0832, इतना तुम्हारा डेल्टा टीबी हो जाएगा, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो 0.0832 ये डेल्टा टीबी का वैल्यू। तुम्हें निकालना पड़ेगा I का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, तो पहले I निकालेंगे हम। तो यही अननोन है, बाकी सब तुम्हें दे रखा होगा। देखो यहाँ पे तुम्हें KB भी दे रखा है वाटर का, कितना 0.52, तो मल्टीप्लाई बाय KB ऑफ वाटर 0.52 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे हमें मोलैलिटी चाहिए। तो मोलैलिटी के लिए क्या रखेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ये रट लो, याद कर लो, ये दैट नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू
गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट का। तो बस यही हमें यहाँ पे रखना है। तो देखो यहाँ पे मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, जिसके लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, बेरियम क्लोराइड का वजन 12.48, तो यहाँ पे रखा 12.48 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaCl2, ये भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा सवाल में, बहुत कम जगहों पे दे भी रखा होता है। तो BaCl2 इसका निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, Ba तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा है 137, और क्योंकि Cl2 है तो यहाँ पे इसका वजन ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 35 2 70 होता है, 71 आ जाएगा तुम्हारा। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 1 8 और 7 3 10, एक कैरी गया 208, और बस यही हम मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे। तो चलो वैल्यूज को रखते हैं। ये हो गया हमारा 12.48 गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट हमने BaCl2 का कितना निकाला 208, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 ही केजी दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 ग्राम नहीं रखोगे, इसको तुम केजी में कन्वर्ट कर लो, 1 केजी आ जाएगा। तो बस 1 से तुम्हें डिवाइड करना है, करो ना करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे तुम 1000 ग्राम रखोगे, अपॉन 1000 करोगे ताकि केजी में कन्वर्ट कर सको, तो 1 ही आएगा नीचे। तो यहाँ पे इंटू 1 तुम चाहे लिखो नीचे डिनोमिनेटर में, चाहे ना लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ ये मतलब कुछ अलग नहीं करेगा वैल्यू को। तो बस इसको सॉल्व करके आई का वैल्यू निकालना है। तो आई विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.0832 डिवाइड बाय 0.52 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा 208 और डिवाइड बाय नीचे 12.48। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.66 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको तुम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो 2.67, ये तुम्हारा हो जाएगा आई, ठीक है। ये सिर्फ फैक्टर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो ये तुम्हारा आई का वैल्यू आ गया। पहला पार्ट तो तुमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा था एक्चुअली, तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा था। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। देखो कहीं पे भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन मान लो आ जाता है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा को निकालने के लिए हम यूज करते हैं I-1 अपॉन n-1 का फॉर्मूला। यहाँ पे n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, तुम्हें आयंस का नंबर पता होना चाहिए, और ऊपर हम I का वैल्यू रखते हैं यानी वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हम निकाल भी चुके हैं। तो अल्फा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं डिसोसिएशन में। और अगर तुमसे कहेगा कि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं आपस में, कहीं कहीं एसोसिएशन वाला भी होता है, तो वहां पे फॉर्मूला बदल जाता है, वहां पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, बिकॉज I का वैल्यू वहां पे लेस देन 1 हो जाता है। तो ऐसे केस में तुम्हारा 1 माइनस आई हो जाएगा, जहां एसोसिएशन होगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन n ऐसे हो जाता है। तो ज्यादातर तो वैसे डिसोसिएशन वाला ही आता है, एसोसिएशन वाला रेयरली आता है, बट आ भी सकता है। तो दोनों फॉर्मूला ही एटलीस्ट याद कर लेना। फिर इसके बाद चलो लगाते हैं डिसोसिएशन, अल्फा हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय n-1, इससे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें n का वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन पता होने चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख लो, जो BaCl2 है, ये जब ब्रेक होगा आयंस में, तो कितने आयंस इसमें से निकलते हैं, ध्यान देना इसमें। ये हो जाएगा BaCl2, जब इसको तुम सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो इसमें से बेरियम आयंस निकलेंगे Ba+2, और इसमें से 2 Cl माइनस आयंस निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बेरियम का आयन और 2 Cl के आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पे। तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 3 रख दोगे, और I का वैल्यू जो तुमने निकाला है 2.67, इसको रख दो, ये आ जाएगा 2.67 और -1 डिवाइड बाय नीचे n का वैल्यू 3 रखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो -1 और इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.67 डिवाइड बाय 3 - 1, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर लो, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.835। अगर इसको परसेंटेज में बताना चाहते हो तो बस 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 83.5%। तो इतना ही तुम्हारा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो तुम चाहे तो ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हो, अगर परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज में भी मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिख सकते हो। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो पहले हमने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यूज किया है। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में तुम्हारा डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी वाला आता है, कहीं कहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है, और उससे भी कम तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। चलो इसके बाद जल्दी से देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ये, इसको देखो कैसे हो गए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ध्यान देना यहाँ पे 0.025 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2.0 लीटर, 2 लीटर पानी में हमने इतना सॉल्यूशन बनाया है, 2 लीटर पानी मिला के, जिसमें हमने 0.025 ग्राम ऑफ K2SO4 ऐड किया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमने ऐड किया है। और अज्यूमिंग दैट K2SO4 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब ये होता है यहाँ पे अल्फा तुम्हें 100% मान के इसको सॉल्व करना है।
तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना तुम्हारा आएगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यही हम समझ लेते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड दिया है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू तुम्हें कितना रखना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने अल्फा का फॉर्मूला देखा था, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन डिवाइड बाय n माइनस वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अब यहाँ पे तुम्हें i का वैल्यू निकालना है। देखो अल्फा उसने कह दिया अल्फा इज यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएटेड हुआ है, तो अल्फा को 1 मान लेना है। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि n माइनस वन इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू i माइनस वन। माइनस वन कैंसिल हो गया, तो जितने तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस हैं वही तुम्हारा i का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिसोसिएट हो रहा है, K2SO4। तो K2SO4 का जरा डिसोसिएशन देखो, K2SO4 ये तुम्हारा जब ब्रेक होगा तो इसमें से 2 K+ आयंस निकलेंगे और एक तुम्हारा SO4 माइनस आयन निकलेगा, SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पे ये 1 है आयन और ये 2 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस तुम्हारे कितने हो गए, 3 हो गए। तो बस यही यहाँ पे रख दो 3, यही तुम्हारा हो जाएगा वैन टॉप फैक्टर का वैल्यू। तो इस तरह तुम्हें वैन टॉप फैक्टर निकाल लेना है, बिकॉज जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात करेगा, परसेंटेज दे रखा होगा तो परसेंटेज रख देना अल्फा की जगह, नहीं दे रखा होगा परसेंटेज मतलब पॉइंट वाला वैल्यू रखना, ध्यान रखना परसेंटेज में अपॉन 100 करके यहाँ रखोगे। तो जो भी तुम्हारा आई का वैल्यू इसके हिसाब से आएगा, आई तुम्हें यूज करना पड़ेगा जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात करता है तब। तो बस यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो सीधे सीधे हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रखो, पाई इज इक्वल टू क्या था, I मल्टीप्लाई बाय MRT। वैसे तो MRT होता है, बट क्योंकि वैन टॉप फैक्टर की भी यहाँ हमें वैल्यू रखनी है तो ये I यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है बस। तो बस पाई का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं। I का वैल्यू हमने अभी निकाला 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय M का मतलब ये कैपिटल M है तो मोलैरिटी है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे लीटर में रखते हैं, ये मोलैरिटी है, ये जो कैपिटल M है दिस इज मोलैरिटी। वो मोलैरिटी था स्मॉल m वाला, ये मोलैरिटी है। और तो ये कितना हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे बस नीचे kg हट जाता है, वॉल्यूम रख जाता है, बस यहाँ पे वैल्यू रखो। m की जगह रख देंगे n/v, अभी वैल्यू रखेंगे इसका। और ये जो r है ये तुम्हारा गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू याद कर लो 0.0821, ये वैल्यू रख लो 0.0821। तो r का वैल्यू रखेंगे 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय T। 25 डिग्री सेल्सियस में है, तुम्हें इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो यहाँ पे 25 में 273 ऐड कर दो, ये तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 + 3 8, 7 + 2 9, ये तुम्हारा 273 है, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो 298 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 298, मतलब केल्विन स्केल का टेम्परेचर हमें यहाँ पे रखना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और पाई का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। अभी हमें n और v का भी वैल्यू रखना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3। यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट सॉल्यूट का कितना 0.025, जो दिया है वो रखते जाओ, ये हो जाएगा 0.025, ये तुम्हारा गिवन वेट है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, K2SO4 का। ये भी तुमको निकालना पड़ेगा, वैसे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2SO4, बिकॉज काफी सारी वैल्यूज थी तो इन्होंने पहले से बता दिया। 174 ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो इससे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स n आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना तुम्हें दे रखा है, 2 लीटर। लीटर में ही दे रखा है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीटर, 2 लीटर यहाँ पे पानी के हैं, पॉइंट लगा हुआ है बीच में, ध्यान रखना 2.0, 20 मत रख देना इसको। तो ये आ जाएगा 2 और अपॉन में ही आता है, ठीक है। तो 1/2 करके मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 298। तो अब इस वैल्यू को जल्दी से सॉल्व करने के लिए तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व करना। ये आ जाएगा तुम्हारा 5.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तुम इसका वैल्यू बड़ा भी लिख सकते हो, और भी यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू आया है 5.2728, इतने तक ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। और ये तुमने निकाला क्या है, तुमने पाई का वैल्यू निकाला है। तो इसका जो वैल्यू आता है फाइनल यूनिट वो आता है एटीएम में, एटमॉस्फेयर्स में। ये प्रेशर का यूनिट है, ध्यान रखना। जब आर का वैल्यू हम 0.0821 रखते हैं, आर का वैल्यू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू ये रहेगा, तो हमेशा तुम्हारा जो आंसर होगा फाइनल वाला वो एटीएम में आता है प्रेशर का, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहीं पे किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो नीचे बेशक कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड उसको देखते हैं कैसे होगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, रीड करो इसको। यहाँ पे गिवन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज एट, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन की बात की गई है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज एट इतना 272.4 केल्विन। अब नॉर्मली पानी 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये थोड़ा और नीचे चला गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। वाइल प्योर वाटर फ्रीजेज एट, ये ना भी दे रखा होता तब भी तुम्हें पता है कि प्योर वाटर फ्रीज कर जाता है
273 केल्विन पे। सो डिटरमाइन द फॉलोइंग। यहाँ पे कई चीजें हमसे पूछी गई हैं, मैं बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट ये तुम लोग अपने आप निकालना और इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताना। मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पार्ट कराऊंगा बिकॉज फर्स्ट पार्ट की मदद से ही थर्ड पार्ट आएगा। तो अब ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है जहां पे पहले पार्ट पे तुमसे कोई एक चीज निकालने के लिए कहेगा और वो तुम निकालोगे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई ना कि इतना तुम्हारा कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो पहले पार्ट के लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा डेल्टा टीएफ का, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के गिरने की बात की गई है। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें वेन हॉफ फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं की गई कि डिसोसिएशन एसोसिएशन वगैरह जैसा कुछ हो रहा है, तो आई नहीं लगाओगे, बस यहाँ पे सीधे हो जाएगा के एफ एम, आई हट जाएगा यहाँ से बिकॉज ना तो एसोसिएशन की और ना तो यहाँ पे डिसोसिएशन की कोई बात की गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हें डेल्टा टीएफ पता है, 273 माइनस 272 कर लो, सिंपल यहाँ पे निकाल लो। 273 माइनस इसमें कर लो 272.4, देख लो कितना यहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे कैरी ले लोगे, बोरो ले लोगे, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 4 6, और यहाँ से ही बोरो लिया है तो ये आ जाएगा 0। ये आ गया तुम्हारा 0.6 तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, यहाँ देखो 0.6 इज इक्वल टू के एफ तुमको दे रखा होगा क्वेश्चन में, के एफ का वैल्यू 1.86 दे रखा है, ये दे रखा होता है के एफ और के बी हमेशा, और मल्टीप्लाई है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का वैल्यू निकालना था, यहाँ से आराम से निकल आएगा, कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन करना है। ये आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 1.86, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3225, डिवाइड कर लेना, इतना आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये चीज समझ लो। ये तुम्हारा आया है मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है ये तुम्हें पता होगा तभी तुम अगला पार्ट थर्ड वाला निकाल पाओगे, और इवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेट करता है, ये तुम लोग निकालना, डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला यूज करके डेल्टा टीबी तुम्हें निकालना होगा। तो यहाँ पे ये जो आया है तुम्हारा मोलैलिटी, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसका थर्ड पार्ट में यूज पड़ेगा इसलिए इसको समझ लो, ये है नंबर ऑफ मोल्स, और मोलैलिटी मैंने क्या बताया था, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्वेंट है क्या, यहाँ वाटर ही होगा, यहाँ पे प्योर वाटर, वाटर की बात की, वाटर में तुमने मिलाया है इसको, ठीक है। तो ये चीज तुमने निकाल ली है यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा मोलैलिटी आया है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो मोल पर केजी इस तरह आ जाए। तो अब इसकी मदद से हम यहाँ पे अभी थर्ड पार्ट निकालते हैं, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 K। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड पार्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो जाता है P नॉट माइनस यहाँ हो जाएगा PS डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है मोल फ्रैक्शन। तो बस इसका तुमको वैल्यू निकालना है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछा है, ये P नॉट को इधर लाओगे, तुम्हें सिर्फ P नॉट माइनस PS इसका वैल्यू बताना है ऊपर वाले का। तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन निकालने की, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, और यहाँ पे जो जो वैल्यू तुम्हें गिवन होंगी, ये देखो एक चीज तुम्हें गिवन होगी यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 298 Kelvin is equals to 23.756 mm of Hg, और ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब ये प्योर वाटर का इतना तुम्हें वेपर प्रेशर गिवन है 23.756, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हें पी नॉट ऑफ वाटर दे रखा है, पी नॉट ऑफ वाटर दे रखा है 23.756, 23.756। अच्छा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन होगा क्या, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूट का हो जाएगा, ये हो जाता है Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो यहाँ पे है क्या A और B, A तुम्हारा है सॉल्यूट और जो B पार्ट तुम्हारा है वो है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जब ज्यादा होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह नीचे सिर्फ सॉल्वेंट का रखते हैं बिकॉज सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो बस इतना तुमको निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे तुम्हें दे नहीं रखा था कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो वजन है सॉल्यूट का वो कितना है, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। जो तुमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला है ये मोलैलिटी, इसी से तुम्हें सारी चीजें निकालनी है अपने दिमाग को यूज करके। तो देखो यहाँ पे 0.3225 ये हमने निकाला था, ये था क्या मैंने बताया था, दिस वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ही तो तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो तुम्हें ये भी पता है कि सॉल्वेंट 1 किलो है, और यहाँ पे तुम्हें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे कितने आ गए हैं 0.3225, तो इसी का यूज कर लो, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.3225, ये तुमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेसिकली पानी है तुम्हारा, तो पानी का वजन तुम्हें दे रखा है केजी में, 1 किलो पानी में इतना कुछ नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है। तो 1 किलो पानी तुम्हें गिवन है, यहाँ पे रखो, देखो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना किसी चीज का तो वहां ग्राम में रखते हैं वजन को, तो 1 केजी नहीं रखोगे नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 ग्राम पानी का। और पानी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18, तो इससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, मोलैरिटी जब फाइंड की थी, यही है नंबर ऑफ मोल्स, सीधे सीधे यहाँ कुछ डिवाइड नहीं करना। और इसके बाद जब सॉल्वेंट का तुमने वजन तुम्हें पता था, तो सॉल्वेंट के वजन की मदद से सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ तुमने मोल्स निकाल लिया, तो ऊपर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नीचे इतना। इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ और यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.3225 डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा 1000 और 18 चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल होकर इतना आएगा, ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। और ध्यान रखना ये तुम्हारा P0 माइनस PS अपॉन P0, ये इसका वैल्यू है। फिर यहाँ पे भी P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0, ये इसका वैल्यू है। और यहाँ पे 0.3225 ये रख दिया, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 18। अभी एक साथ इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछी थी, हमसे क्वेश्चन पूछा था बस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे P0 माइनस PS का ही बस तुम्हें वैल्यू बताना है, P0 को भी तुम्हें इधर लाना पड़ेगा। तो P0 का वैल्यू दो क्वेश्चन में दे रखा है, दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 273.0 के, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया था, ये तुम्हारा प्योर वाटर का इतना वेपर प्रेशर है, तो P0 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको ले आएंगे इधर मल्टीप्लाई में। तो ये तुम्हारा P0 माइनस PS इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3225 मल्टीप्लाई बाय 18, और ये जो P0 है ये भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसका वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 23.756 और डिवाइड में ये आ जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व कर लो और डेल्टा P का वैल्यू यहाँ से बता देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1375 और यहाँ पे आ जाएगा mm ऑफ Hg, मिलीमीटर्स ऑफ Hg, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूनिट, mm ऑफ Hg। मरकरी का तुम्हारा यहाँ पे मिलीमीटर्स में ये आंसर आता है, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस तरह हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो याद रखना यहाँ पे जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालोगे तो इस यूनिट में आता है। लास्ट केस में जब हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू निकाला था तो वहाँ पे ये ATM में आया था, बिकॉज वहाँ पे जो हमने गैस कॉन्स्टेंट रखा था इतना, यहाँ पे ATM में प्रेशर आता है। और जब वेपर प्रेशर की बात करोगे तो mm ऑफ Hg में आंसर लिखोगे। तो ये है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से लिया है। एंड चलो इसको देखते हैं, ये तुम्हारा पैसेज टाइप क्वेश्चन है। पैसेज वाला क्वेश्चन देखने कैसे होता है। तो यहाँ पे गिवन है तुम्हें, ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन अ पर्टिकुलर ईयर कश्मीर एक्सपीरियंस्ड heavy snowfall. It was unexpected snowfall. Thousands of visitors were stranded because it was dangerous to travel to snowy roads and vehicle could not move as water froze. यहाँ पे वाटर फ्रोज इन दी कार रेडिएटर्स। तो मतलब एक सिचुएशन तुम्हें दे दी है, मतलब कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा, जो सड़कें हैं वो बर्फ से भर जाती हैं जब बर्फबारी वहां पे होती है, और जो कार के रेडिएटर्स हैं उसमें जो तुम्हारा पानी होता है इंजन को ठंडा करने के लिए वो भी जम जाता है। तुम्हें एक सिचुएशन दे दी। तो यहाँ पे क्या है, इन सच कंडीशंस ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू स्प्रिंकल रॉक सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड ऑन रोड्स। तो ऐसा क्यों किया गया? देखो ऐसा करने से होगा क्या, पहली चीज समझो, व्हाई वाज इट डिसाइडेड टू स्प्रिंकल रॉक सॉल्ट और CaCl2 ऑन रोड्स। होता क्या है कि जब बर्फ पे ऐसे नमक, मतलब खाने वाला नमक तो नहीं डालेंगे, तो रॉक सॉल्ट डाला गया। इसकी वजह से होगा क्या कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो बर्फ जो पहले 0 डिग्री पे ही, मतलब पानी जो था 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो रहा था, अब उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं बर्फ मेल्ट होने लगेगी। सो यहाँ पे ये क्यों किया गया है, व्हाई वाज इट डिसाइडेड टू स्प्रिंकल रॉक सॉल्ट? तो यहाँ पे हो जाएगा टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए या मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देंगे तो बर्फ तुम्हारी मेल्ट हो जाएगी, जिससे कि रोड्स वहां पे साफ हो जाए और फिर वहां पे गाड़ियां अच्छे से चल पाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड देखो, अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। तो यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन कार रेडिएटर्स क्यों होगा? यहाँ पे सिचुएशन में ही देखो तुम्हें आंसर बताया गया कि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ी थी कि वाटर फ्रोज इन दी कार रेडिएटर, पानी जमा जा रहा था। तो यहाँ पे भी वही सेम रीजन होगा। यहाँ भी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे वैसे मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते थे, फ्रीजिंग पॉइंट मत लिखो यहाँ पे, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तुम यहाँ पे लिख देना, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। बस अब बात वही है, बस कहने का तरीका अलग है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट।
होता वही है सेम, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट वहां तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट कम करना है ताकि बर्फ जल्दी से पिघल जाए, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल ये रेडिएटर में यूज करना है, जमने से बचाना है, तो यहाँ पे टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम करने के लिए, पॉइंट या फिर टेम्परेचर। ये तुम्हारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो मेनली अभी आते हैं हम थर्ड पार्ट पे जो कि न्यूमेरिकल है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मॉलिक्यूलर वेट 62 ग्राम पर मोल शुड बी एडेड टू 10 kg ऑफ वाटर। तो देखो इथिलीन ग्लाइकोल ये तुम्हारा सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें गिवन है और यहाँ पे इसी का वेट तुम्हें निकालना है कि कितना इथिलीन ग्लाइकोल तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, शुड बी एडेड टू 10 kg ऑफ वाटर, 10 किलो पानी के में कितना यहाँ पे ऐड किया जाए, सो दैट दिस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -10 डिग्री। मतलब तुम्हें -10 डिग्री पे फ्रीज कराना है। पहले नॉर्मल वाटर तुम्हारा 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, अब तुम्हें -10 यानी 10 और नीचे जाके फ्रीज करवाना है। तो 10 डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट का फॉल कराने के लिए कितना यहाँ पे तुम्हें इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करना होगा, KF ऑफ वाटर दे रखा है। तो चलो इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ इतना तो हमें समझ में आ गया दैट हमें यहाँ पे यूज करना है डेल्टा TF डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू M। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें हमें देखो क्या क्या दे रखी हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि तुम्हारा अब जो मिक्सचर है वो -10 डिग्री पे फ्रीज करेगा। तो नॉर्मली पानी फ्रीज करता है 0 पे, इसमें माइनस कर दो -10, तो बस माइनस करोगे माइनस प्लस हो जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा डिफरेंस। तो डेल्टा TF तुम्हारा 10 का आ गया। हमेशा चेंज पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखना, चाहे नेगेटिव में जाए चाहे पॉजिटिव में जाए, चेंज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू KF, यहाँ पे तुम्हें पानी का KF भी दे रखा होगा, KF ऑफ वाटर 1.86, इसका यूज करो। ये तुम्हें दिया है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, बार बार मैंने बताया, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलालिटी ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन वेट, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम्हारा होता है m का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे देखो कैसे इसको निकालेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 1.86, चाहे तो इधर ही ले आओ, ये आ जाएगा 1.86 इज इक्वल टू, इधर बचेगा सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तुम्हें अभी नहीं पता, यही तुम्हें फाइंड करना है कि कितना एथिलीन ग्लाइकोल तुम्हें मिलाना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें दे रखा है 62, तो यहाँ पे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इतना करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। तो कितने kg सॉल्वेंट में तुमने ऐड किया है, 10 kg पानी में तुमने ऐड किया है, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो बस डिवाइड बाय 10 नीचे कर दो, डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट 10 हो जाएगा। चाहे इसके डिवाइड में कर दो, चाहे एक बार, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में 62 इंटू 10 ही होगा रेसिप्रोकल होकर, जब अपॉन का यहाँ पे अपॉन 1 होगा, अपॉन 1 ऊपर जाएगा, तो 10 तुम्हारा 62 से ही मल्टीप्लाई होगा। कई बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, उसी में उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 62 इंटू 10, इसी में ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना इस चीज का। और फिर 620 इधर लाके मल्टीप्लाई में, बिकॉज W के नीचे है ये, तो इधर आके 620 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 620 करके देख लेना चाहो तो, अगर इसमें कंफ्यूजन में दिखा भी दूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस तरह, देख 10 डिवाइड बाय 1.86 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा W अपॉन 620। उसके बाद 620 को इधर भेजोगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 620 डिवाइड बाय 1.86, ये आएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, ये आ जाएगा तुम्हारा 3333.33, ऐसे चलता जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राम्स में आता है आंसर, ओके, ग्राम्स में आएगा, बिकॉज यहाँ पे जब मोल्स निकालते हैं तो वजन को हम ग्राम में रखते हैं, तो ये ग्राम में आ गया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा वजन है तो इसको तुम 1000 से डिवाइड करके kg में भी बता सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 3.33, बस 2 प्लेसेस तक ले लो, सफिशिएंट है kg। तो तुम्हें इतना इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करना पड़ेगा पानी में ताकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तुम्हारा गिर जाए -10 डिग्री सेल्सियस तक। तो यही हमारा इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये जो सोल्यूशन हमने किया है पूरा तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। एंड बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड आई होप जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताई हैं वो सारी अभी तुम्हें अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर केमिस्ट्री पेपर। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।